नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। हम यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 2 है। हम आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? ए में है वारेन हेस्टिंग, बी में है लॉर्ड कर्नवालिस, सी में है लॉर्ड बेलेजली, डी में है लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। कि जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, तो वहाँ उस समय भारत में लॉर्ड हेस्टिंग का ही चल रहा था कार्यकाल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए में है कि नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों की शोषण पर आधारित नाटक था। बी में कह रहा है कि घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर था। सी कह रहा है कि नवीन चंद्र दास लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। डी कह रहा है कि उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पर आधारित बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला कह रहा है कि नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। तो ये तो सही, इसमें गलत पूछ रहा था, कौन सा सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर था। तो ये भी सही है, एक मराठी नाटक हुआ करता था घासीराम कोतवाल। मराठी नाटक कब लिखा गया था? 1972 में घासीराम कोतवाल के द्वारा। इसके बाद है कि नवीन चंद्र दास लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। तो ये गलत है, इसलिए पूछ रहा था, सही नहीं है, तो सी हो जाएगा। डी में कह रहा है कि उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित करता था। तो ये भी सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नील दर्पण को लेखक कौन है? नील दर्पण को हो जाएंगे दीनबंधु मित्र। इसमें जो नील विद्रोह हुआ था ना 1859 में, उसी पर आधारित था नील दर्पण। नील की खेती करने वाले वही किसानों के शोषण पर आधारित था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, दूसरे तरफ लेखक है, इसका मिलान करना है। तो क्या हो जाएगा? एक में कह रहा है द फर्स्ट इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंट, बी में है आनंद मठ, सी में है लाइफ डिवाइन और डी में है साधना। तो क्या हो जाएगा? द फर्स्ट इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंट, इधर है रविन्द्रनाथ टैगोर, 2 में है श्री अरविंद, 3 में है बंकिम चंद्र चटर्जी और 4 में है विनायक दामोदर सावरकर, वी डी सावरकर जिन्हें कहा जाता था। तो इसमें क्या हो जाएगा? द फर्स्ट इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये तो सिंपल है, वी डी सावरकर का था, तो 1 का 4 हो गया। उसी तरह आनंद मठ हो गया बंकिम चंद्र चटर्जी का, तो 3 हो गया। लाइफ डिवाइन तो ये श्री अरविंद का है और साधना रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो क्या हो जाएगा? 1 का 4, 3, 2, 1, यानी ये हमारा राइट आंसर है। द फर्स्ट इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंट वी डी सावरकर, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, लाइफ डिवाइन श्री अरविंद, साधना रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1 में है नील विद्रोह, 2 में है संथाल विद्रोह, 3 में है दक्कन दंगे और 4 में है सिपाही विद्रोह। इसको एक क्रमानुक्रम में सजाना है कि पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था। तो नील विद्रोह कब हुआ है? तो 1859 में, संतामन की क्रांति के बाद हुआ था। संथाल संतामन क्रांति से पहले हुआ था, तो 1855 में हुआ था। संथाल का नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू। दक्कन कब हुआ था? तो 1875। उसके बाद सिपाही विद्रोह, जिससे 1857 का विद्रोह से पॉपुलर है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले 1855 2, उसके बाद 57 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3, 2 4 1 3 किस में है? यानी हमारा सी सही आंसर हो जाएगा, 2 4 1 3। सॉरी, ये इसका डी हो जाएगा, 2 4 1 3 है ना, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक तरफ वर्ष दिया हुआ है, दूसरे तरफ घटना दिया हुआ है। पर एक में है 1775, बी में है 1780, सी में है 1824 और डी में है 1838। अब इसमें बताना है कि पंथम अंगल बर्मा युद्ध था या अंगल अफगान, अंगल मराठा और अंगल मैसूर। तो इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 का 3। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे 1 का 3 है प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775। प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो ये हो गया था आपका 1775 से 82। इस समय इसका अंत किससे हुआ था? तो प्रथम मंगल मराठा युद्ध का अंत हुआ था सलवाई की संधि से, सलवाई की संधि। और इस समय गवर्नर जनरल भी पूछ जाता है कौन था? तो वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि जिस समय फर्स्ट अंगल मराठा युद्ध हो रहा था, उसी समय द्वितीय अंगल मैसूर भी हो रहा था। ये कब से कब तक हुआ था? तो 80 में शुरू हुआ था और 84 तक चला था। तो ए का क्या होता? ए का हो जाएगा आपका 3 और बी का 4। तो जिस समय प्रथम अंगल मराठा चल रहा था, उसी तरह द्वितीय अंगल मैसूर चल रहा था। कब से कब हुआ है? 1780 से 84।
इस समय इसका अंत कब किस संधि के द्वारा हुआ था? द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध का, तो ये मंगलूर की संधि से, मंगलूर। इसमें आप देख लीजिए, सी में कह रहा है कि सी का 1 हो जाएगा, प्रथम अंगल बर्मा युद्ध, तो ए का था 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। प्रथम अंगल बर्मा युद्ध 1824 में शुरू हुआ है और प्रथम अंगल अफगान युद्ध 1838 में। प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध का अंत किससे हुआ था? तो 1824 में हुआ था, यांडबू की संधि के द्वारा, और एम हसर्ट उस समय गवर्नर जनरल था, एम हसर्ट। उसी तरह आ गया आपका अंगल अफगान युद्ध। अंगल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1838 में, और ये निर्णायक रहा था, और इस समय गवर्नर जनरल पूछता है तो आर्कलैंड थे। ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि जैसे अंगल मैसूर टोटल कितने हुए थे? तो 4। इसमें ज़्यादातर 2, 3, 4 पूछता है। पहले देख लीजिए कि पहला का अंत किससे हुआ था? तो मद्रास से। दूसरा का, इसमें पहला मद्रास के संधि द्वारा समाप्त होता है, दूसरा मंगलूर के द्वारा होता है, और तीसरा आपका हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा, श्रीरंगपट्टनम। और चौथा में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। चौथा में या निर्णय हो जाता है, अंग्रेज विजय हो जाता है, और फिर 1799 में टीपू की मृत्यु। इसमें गवर्नर जनरल भी पूछता है, तो दूसरा के समय वारेन हेस्टिंग था, तीसरा के समय कौन था? कर्नवालिस, और चौथा में था बेलेजली। ये 2, 3, 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका ट्रिक है जैसे बार, करन, वे, वारेन हेस्टिंग, कर्नवालिस और बेलेजली। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका राइट आंसर था ए का 3, 4, 1, 2, 1775, 3, इसमें 4, 1 और 2। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ए में है डफरिन के समय में, बी में है डलहौजी के समय में, सी में है लिटन के समय में, और डी में है कर्जन के समय में। तो भारतीय राज का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? तो डलहौजी के समय में हुआ था। डलहौजी के समय ही सबसे ज़्यादा हुआ था। इसका जो व्यापकगत सिद्धांत था, व्यापकगत सिद्धांत, तो इसी के तहत झांसी, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर सबको अपने कब्जे में कर लिया गया था। लास्ट में फिर अवध को भी कुशासन के आधार पे ले लिया जाता है अपने क्षेत्र में। तो इसका क्या हो जाएगा? डलहौजी के समय में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत पूछ रहा है? तो क्या हो जाएगा? ए में कह रहा है कि गोवा को 1987 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। बी कह रहा है कि द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है। सी कह रहा है कि दमन और दीप को भारत के संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। और डी कह रहा है कि दादर और नगर हवेली 1954 ईस्वी तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे ए में तो है कि गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये तो सही है। बी में कह रहा है कि द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है, तो ये भी सही है। सी कह रहा है कि दमन और दीप को भारत के संविधान में 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, तो ये भी सही है। डी में है कि दादर और नगर हवेली 1954 ईस्वी तक फ्रांसीसी उपनिवेशी शासन के अंतर्गत थे, तो ये गलत है। दादर और नगर हवेली 1961 तक फ्रांसीसी नहीं, यहाँ पे पुर्तगालियों के अंडर में थे, पुर्तगाली होना चाहिए था। तो इसका क्या हो गया? डी आंसर हो गया। 1961 तक पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, 1961 में दादर और नगर हवेली को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ए में है हैदर अली, बी में है मीर कासिम, सी में है शाह आलम द्वितीय, और डी में है टीपू सुल्तान। तो इसका क्या हो जाएगा? विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित करवाया था, तो ये टीपू सुल्तान था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ही करवाया था। ये आपका फ्रांस, तुर्की और इजिप्ट में दूतावास बनवाए और वहाँ अपने दूत भेजे। साथ ही इन्होंने और क्या क्या किया था? तो जैकोबिन दल की सदस्यता ली थी, और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। ये भी पूछता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया। साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्यता लिया था, जो फ्रांस की होती थी एक क्लब। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट करेक्ट निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो इनमें है भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी। बी में कह रहा है कि भारत की प्रथम 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चाटम। सी में कह रहा है कि भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म ताल। और डी कह रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री मीना कुमारी। तो इसका क्या हो जाएगा? ए में तो भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म, ये तो यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, याद रखिएगा ट्रिक से। टेक्निकलर में आ जाएगा झांसी की रानी।
3D फिल्म है माई डियर कुट्टी चाटन, ये भी सही है। और प्रथम बीमाकृत फिल्म ताल है, लेकिन प्रथम अभिनेत्री जो कह रहा है भारत रत्न, ये मीना कुमारी, ये गलत है, अभी तक किसी को नहीं मिला है अभिनेत्री में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 30 में कह रहा है कि चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए, इसका कारण था। ये कह रहा है कि जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। बी कह रहा है कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। सी कह रहा है कि यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। डी कह रहा है खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी सही आंसर है कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अब है कि चिरस्थायी बंदोबस्त, जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता था, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये किसके द्वारा, जॉन सोर द्वारा प्लान किया गया था, जॉन सोर। साथ ही 1793 में इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू करता है। कहाँ कहाँ? मेनली रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जिसमें कि 10/11 भाग, 10 भाग ब्रिटिश के पास जाता था और 1 भाग जमींदार अपने पास रख लेते थे टोटल का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। 2 में कह रहा है कि लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। 3 कह रहा है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। 4 में कह रहा है कि विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो इसका सही क्या हो जाएगा? 1 और 2। बी में कह रहा है 2 और 3। सी में कह रहा है 2 और 4। डी में कह रहा है 3 और 4। तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, तो ये गलत है। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? तो ये तो 1875 में हुआ था। किसने? दयानंद सरस्वती ने किए थे। दयानंद सरस्वती ने बम्बई में की। और लाला लाजपत राय जो थे, इसमें कह रहा है कि लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था, नहीं, ये समर्थन में थे, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, तो ये सही है। 4 नंबर कह रहा है कि विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, तो ये भी सही है। सर्वोदय समाज विनोबा भावे ने किया था। तो क्या हो जाएगा इसका? केवल 3 और 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ए में है विलियम जोन्स, बी में है चार्ल्स विल्किंस, सी में है अलेक्जेंडर किंघम और डी में है जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था, यानी कि बी हमारा सही आंसर है भगवत गीता का। साथ ही इन्होंने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया है। और एशियाटिक सोसाइटी का क्या विलियम जोन्स हो जाएगा? एशियाटिक सोसाइटी 1783 में किया था, एशियाटिक सोसाइटी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की? ए में है द डक्कन एसोसिएशन, बी में है द इंडियन एसोसिएशन, सी में है द मद्रास महाजन सभा और डी में है द पूना सार्वजनिक सभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा द पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने किया था? तो इसमें 1870 में राणा डे और जेपी जोशी ने किया था। यही लोग 1875 में फिर जाके हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ए में है गारो, बी में है खासी, सी में है कुक्की और डी में है टिपरा। तो क्या सबसे पहले किसके में? खासी। ये बीपीएससी भी फिर रिपीट किया था बाद के एग्जामों में, तो ये हो जाएगा इसका खासी। ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी। नेक्स्ट कह रहा है कि सूचीबद्ध दिया हुआ है, सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ सरकार के अधिनियम है और दूसरा तरफ प्रावधान है कि इसमें क्या किया गया। तो चार्टर एक्ट 1813, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1858, पिट्स इंडिया एक्ट। अब इससे दूसरे तरफ मिलान करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे चार्टर एक्ट 1813 है तो इसमें 2 हो जाएगा कि भारत में कंपनी का व्यापार का अधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन के साथ तथा चाय का व्यापार कंटिन्यू रहा था। दूसरा में है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला,
1773। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंधन संबंधी सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। तो इसका हो जाएगा 4। उसी तरह एक्ट ऑफ 1858, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका है कि शासन का अधिकार 3 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। उसी समय फिर गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाता है, वायसराय नामकरण किया जाता है। और फिर बहुत सारा इसमें प्रावधान किया गया था, एक सचिव की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो आया था। तो इसका क्या हो जाएगा, एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया। 1784 के तहत एक द्वैध शासन आया था, द्वैध शासन। तो क्या हो गया आंसर, 2, 4, 3 और 1, 2, 4, 3, 1। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट करें कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय के कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार और बल प्रदान किया। ए में है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सी में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और डी का रहा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसी के द्वारा सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार और बल प्रदान किया गया था। आज यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।